नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार, किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार, किसकी सरकार? सियासत में भ्रष्टाचार भले ही पुराना मुद्दा हो, लेकिन एमपी की सियासत में यह मुद्दा इन दिनों अलग ही अंदाज में नजर आ रहा है। क्यूआर कोड वाले पोस्टर से लेकर तो वार पलटवार तक सियासत की नई स्टाइल दिख रही है। इस खास रिपोर्ट को देखिए। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, ये संकल्प है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का। मोदी मंत्र मिलने के बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम के बाद सीएम शिवराज समेत पूरी टीम एक्शन में है। सुबह सीएम शिवराज ने गरीबों को 5 रुपए में थाली की सौगात दी, तो भ्रष्टाचार को लेकर पीएम का संकल्प दोहराया और कांग्रेस पर निशाना साधा। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, ये संकल्प है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का। बड़े बड़े घोटाले करने वाले हैं, वो सब कार्रवाई के डर से तो इकट्ठा हो रहे हैं। इनमें वैचारिक एकता नहीं है, इनका समान सोच नहीं है। अलग अलग विरोधाभासी लोग, एक दूसरे के कट्टर वैचारिक दुश्मन आज गलवैया क्यों डाल रहे हैं? उनको जेल दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा एमपी की सियासत में नया नहीं है। 10 साल की दिग्विजय सरकार के बाद साल 2003 के चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा जमकर गरमाया था। तब की सीएम कैंडिडेट उमा भारती ने तत्कालीन सीएम दिग्विजय को मिस्टर बंटा ठार की उपाधि दी। बीजेपी के वॉर रूम चावली से कई चुनावी रणनीतियां निकली, जिसके पीछे दिवंगत अनिल माधव दवे, गौरीशंकर शेजवार जैसे दिग्गज रणनीतिकार थे। एवरी सिंगल स्टोन इज वेपन। सड़क पे रखा हुआ हर छोटा सा पत्थर अपने आप में शस्त्र है। बस योजकस तर्त दुर्लभ, उसकी योजना बनाने वाला इस दुनिया में दुर्लभ है। कि वो छोटा सा पत्थर जो है वो गुलेल में रख दिया जाए तो वो एक किसी SLR की गोली से कम खतरनाक नहीं है, लेकिन इसकी योजना बनाना ये दुनिया में कठिन है। अब 2023 के चुनाव में राजनीति एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गरमाई है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस हाईकमान के साथ एमपी कांग्रेस की बैठक हुई और आगे की रणनीति बनी। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अगले एमपी दौरे की तैयारी भी तेज है। हालांकि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पलटवार जरूर किया। देखिए, आज आम जनता के मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान, ये आज जनता के मुद्दे हैं। करें अपनी सब बात करें, क्या खराबी है सर? वो अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। हालांकि मौजूदा दौर में चल रही क्यूआर कोड वाली पोस्टर पॉलिटिक्स बताती है कि सियासत का स्टाइल जरूर बदला है, लेकिन मुद्दे और सियासत वही पुराने हैं। और इस बार 2023 के लिए बीजेपी कांग्रेस का गेम प्लान भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चुनावी साल में एक बार फिर मध्य प्रदेश में यूसीसी का मुद्दा चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में यूसीसी को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद राजनीति में यूसीसी को लेकर बहस छिड़ गई है। देश हो या फिर मध्य प्रदेश, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा तेज। मोदी का नारा, एक देश एक विधान, क्या यही है 2024 का समाधान? 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 में लोकसभा चुनाव का घमासान, ये लगभग तय हो चुका है कि इन चुनावों में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा गूंजेगा।
बीजेपी निज स्तर है धारा 370, 3 तलाक और राम मुद्दे को लेकर चुनाव लड़े, अब वही लड़ाई यूसीसी के मुद्दे के साथ लड़ी जाएगी। और ये संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया। पीएम ने यूसीसी को लेकर जमकर हमला बोला, जिसके बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी यूसीसी के खिलाफ मैदान में उतर आए। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। यूसीसी पर देश के साथ मध्य प्रदेश में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी कांग्रेस और अंग्रेजों की भाषा बोल रहे हैं। जिस संविधान का हवाला दे रहे हैं उसका निर्माण बाबा साहब ने किया है। बाबा साहब समान नागरिकता कानून के पक्ष में रहे हैं। तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने अंदाज में बीजेपी पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि आम जनता के मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी हैं। आम जनता यूसीसी को नहीं समझती। ऋषि जी जो है ये कांग्रेस की और अंग्रेजों की जो भाषा थी वो बोल रहे हैं। जिस संविधान संशोधन का हवाला ओबीसी दे रहे हैं उसके निर्माण आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा किया और वो हमेशा समान नागरिक संहिता के बाबा साहब पक्ष में रहे। ओवैसी जैसे लोग अपने समाज की आधी आबादी है जो महिलाओं की, ये उनका ही पक्ष नहीं करते हैं। ट्रिपल तलाक जैसा महिलाओं के उत्थान का, बहनों के, बेटियों के उत्थान का जो था, ये उसका विरोध करने लगे। ये आज आम जनता के मुद्दे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान, ये आज जनता के मुद्दे हैं। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? हाँ। चुनाव के पहले यूसीसी की बात करें, अपनी सब बात करें, क्या खराबी है? सर 23 को वो अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। जनता यूसीसी को लेकर कितना समझती है ये तो बाद में समझ आएगा, लेकिन राजनीति को समझने वाले समझ गए हैं कि 2024 को लेकर बीजेपी अपनी लाइन तय कर रही है और अपनी छवि को बरकरार करने की कोशिश में जुटी है। कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव कुछ 2014 और 2019 की तरह ही नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसमानदा मुसलमानों पर दिए गए बयान ने एक बार फिर से पसमानदा मुसलमानों और उनको लेकर चल रही वोट बैंक की राजनीति पर बहस छेड़ दी है। मोदी के भाषण से यह साफ संकेत मिलता है कि बीजेपी विपक्षी गठजोड़ का जवाब देने के लिए अलग तरह की रणनीति पर काम कर रही है और वो किसी भी हालत में एक मुश्त मुस्लिम वोट विपक्ष के खाते में जाने देना नहीं चाहती है। कौन है पसमानदा मुसलमान? मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। क्या है बीजेपी का पसमानदा दांव? हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। 24 के लिए कितने अहम है पसमानदा? जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। पसमानदा शब्द उर्दू फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है पीछे छूटे या फिर ढकेल दिए गए लोग। एक अनुमान के मुताबिक भारत की कुल आबादी में 15% मुसलमान हैं, जिनमें तकरीबन 80% पसमानदा मुसलमान हैं।
इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद इन पिछड़े मुसलमानों को नौकरियों, विधायी कामों और सरकारी मदद से चल रहे संस्थानों तक में हिस्सेदारी नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, मुसलमानों की ओर से चलाई जा रही संस्थाओं से भी इन्हें दूर रखा गया है। बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है कि अगर पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ कर लिया गया तो विपक्षी एकता का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में खास तौर पर इनका जिक्र किया। इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है, भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। देश भर में कुल मुस्लिम वोटों में पसमानदा समाज के मतदाताओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। इसीलिए न केवल 2023 की विधानसभा बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय को बांटकर सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है, इसलिए इस तरह की बौखलाहट जो है अब सामने आ रही है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तक लोगों को बांट के राजनीति करना चाहता है। मुस्लिम समुदाय को अलग अलग वर्गों में बांटना ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पसमानदा मुसलमान और दूसरे मुसलमान, ये बीजेपी पहले दलित समुदाय के साथ भी कर चुकी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया है। साल की शुरुआत में हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद हुए संबोधन समेत कई मौकों पर पीएम पसमानदा मुसलमानों का जिक्र कर चुके हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी के लिए पसमानदा मुसलमानों को साधना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। पसमानदा मुसलमान कोई मुसलमान से अलग तो है नहीं। आप उसे डिवीजन करके, कैटेगराइज करके आप चाहो कि उनका वोट मिल जाए तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वोट यदि अल्पसंख्यक का जो भी वोट है जिस भी आधार पर मिलता है वो समग्र नीति के आधार पर मिलता है, लेकिन आप उसकी एक अलग कैटेगरी बनाकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं, हमारे साथ एक वर्ग है जिसकी उपेक्षा हुई थी। दरअसल विपक्षी एकजुटता का जो ताना बाना बुनने की कवायद चल रही है उसमें कई सीट ऐसी हैं जहां एक मुश्त मुस्लिम वोट किसी दल या उम्मीदवार के पक्ष में पड़ गए और थोड़े बहुत वोट भी अन्य जाति समुदाय से मिल गए तो जीत तय हो सकती है। पसमानदा दांव से बीजेपी विपक्ष की इसी रणनीति की हवा निकालना चाहती है। हालांकि लंबे समय से आरक्षण पसमानदाओं की अहम मांग रही है। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी चुनाव से पहले इसको लेकर कोई कदम उठाएगी? सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव कांग्रेस में देखा गया है, वहां की सरकार में देखा गया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने हैं टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले यह बड़ा बदलाव सरकार में। चुनाव के कुछ महीना पहले ही कांग्रेस का यह बड़ा फैसला है। आपको बता दें कि आज ही दिल्ली में हुई थी कांग्रेस की बड़ी बैठक और इस अहम बैठक के बाद कई तरह के कयास भी लगे थे, एकजुटता के पर बात भी हुई थी। और हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, अभी एक बड़ी बैठक कांग्रेस में हुई थी, एकजुटता का संदेश दिया था और लगा था कि कई बड़ा कुछ कयास लगाया जा रहा था, लेकिन अब टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बना दिया गया। क्या कुछ कहा जाए, क्या गुटबाजी को रोकने के लिए एक बड़ा कदम है? बिल्कुल, देखिए अपने आप में बड़ी खबर है ये, निश्चित तौर पर गुटबाजी को भी रोकने के लिए। और टीएस सिंहदेव जिस तरह से हमलावर हो रहे थे, जिस तरह से वो बहुत कुछ कह रहे थे, बहुत कुछ नहीं कहते वो भी, ये अपने आप में बड़ी बात थी। और कहीं ना कहीं देखिए मेरे पास वो लेटर भी आ गया है जो केसी वेणुगोपाल ने जारी किया है, अपने आप में बड़ी बात है। उस लेटर में बहुत साफ लिखा हुआ है, ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ श्री टीएस सिंहदेव एज अ डिप्टी सीएम इन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है देखिए, क्योंकि टीएस सिंहदेव अक्सर कहते थे कि जब चुनाव हुआ था तो बहुत कुछ उनसे कहा गया था, वो वादे आज तक पूरे हो नहीं पाए। अब अगर टीएस सिंहदेव को अगर डिप्टी सीएम बनाया गया तो निश्चित तौर पर उनके जितने फॉलोअर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है हर लिहाज से, क्योंकि अब चुनाव में 6 महीने शेष बच गए हैं। पिछली बार चुनाव प्रबंधन समिति देखते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं पूरा जो रोड मैप था कांग्रेस का, और सबसे बड़ी बात है जो घोषणा पत्र था वो टीएस सिंहदेव ने बनाया।
अब अगर टीएस सिंहदेव नहीं रहेंगे उस घोषणा पत्र में, टीएस सिंहदेव नाराज रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिक्कत की जा सकती है। डैमेज कंट्रोल मैं कहूंगा सीधे तौर पर ललित से, ये डैमेज कंट्रोल है कहीं ना कहीं, और डैमेज कंट्रोल का मतलब बहुत साफ है। सरकार ये चाहती है कि जिस तरह से 2018 का इलेक्शन लड़ा गया था, जिसमें उतनी भागीदारी टीएस सिंहदेव की थी, उससे ज्यादा भागीदारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की थी, चरणदास महंत की थी, ताम्रध्वज साहू की थी, तो ये सभी यूनाइट होकर लड़े, क्योंकि आलाकमान बहुत साफ जानता है कि अगर यूनाइट होकर नहीं लड़े तो 2023 का चुनाव आसान नहीं है। ये बड़ा डैमेज कंट्रोल और कहीं ना कहीं सरगुजा क्षेत्र के तमाम लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश है। ये बताने की कोशिश है कि हम सरगुजा को बड़ा प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। और उस समय नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे टीएस सिंहदेव, जब 2018 में सरकार आई थी, उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे। ऐसे में वो दोनों की जय और वीरू की दोस्ती फिर से सामने आई है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम, जो कांग्रेस रूलिंग स्टेट में बहुत कम नजर आता है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, तो इसके पहले मैं जितना भी मैं अभी तक जाना हूं 23 साल में छत्तीसगढ़ को ले ली थी, पहली बार डिप्टी सीएम की कोई पोस्ट क्रिएट हुई है छत्तीसगढ़ में। इसके पहले कभी भी कोई डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ में नहीं रहा है। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया। निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है टीएस सिंहदेव के लिए भी, क्योंकि टीएस सिंहदेव का हर समय कहना था कि मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है, और अंत तक कहते रहे मैं पार्टी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो पार्टी ने कहीं ना कहीं वो पद उनको दिया है। एक बहुत लंबे समय की उनकी लालसा पूरी की है, क्योंकि वो बनना चाहते थे। उनका हर बार कहना था कि मैं लाइफ में और भी कुछ बनना चाहता हूं, और भी कुछ से आप समझ रहे होंगे ललित में किस तरफ इशारा कर रहा हूं। लेकिन हाँ, आलाकमान ने बहुत साफ आज एक बड़ा डिसीजन दिया है। डिप्टी सीएम के तौर पर ये सामने आ चुके हैं। अब 2023 के चुनाव में और मजबूती के साथ कांग्रेस सामने आएगी, ये उनका कहना है। मिलकर सब लड़ेंगे और निश्चित तौर पर 2023 का चुनाव हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आदित्य जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे साथ न्यूज एडिटर शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, जिस तरह की खबरें आई है, ये खबरें बड़ी जो है मजबूत करती है कांग्रेस को, क्योंकि अभी एक बड़ी बैठक हुई दिल्ली में और उसमें ये फैसला लिया गया कि एकजुट रहे। किस तरह का संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि टीएस सिंहदेव को अब मनाने की कोशिश कर लिया गया और डिप्टी सीएम का ये पहली बार ये पोस्ट दी गई है। देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये डिसीजन इसलिए महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस अपने पिछले अनुभवों से लगातार सीख रही है और सीखने की कोशिश कर रही है। टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और भूपेश बघेल जी, ये तीन चेहरे थे पिछले 2018 के चुनाव में, जिनको लेकर दावे थे और फिर भूपेश बघेल जी बनाए गए। लेकिन टीएस सिंहदेव को चुनाव के 6 महीने पहले ये जिम्मेदारी देना ये बताता है कि पार्टी मान रही थी कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती हैं, खासतौर से ट्राइबल बेल्ट सरगुजा में। तो इस लिहाज से देखें तो ये एक अच्छा निर्णय है। और जैसा टीएस सिंहदेव साहब की तरफ से भी कुछ रिएक्शन आने की बात जो सामने आई है कि सब मिलके काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बीच में आपने सुना होगा कई बयान ऐसे थे जिनके बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ चीजें देखी और समझी जा सकती थी, और कांग्रेस इसको लेकर चिंतित तो थी ही। और बीच में जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कुछ रसाकशी की खबरें छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सियासत में थी, तो इस बार कांग्रेस अपने पिछले कड़वे अनुभवों से सबक ले रही है और चुनाव के 4-5 महीने पहले मिलजुल कर बैठने की ये रणनीति एक अच्छी रणनीति है, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। शरद जी, टीएस सिंहदेव साहब जो है कभी कभी कुछ ऐसे बयान दे देते थे, अचंभित भी करते थे, कांग्रेस को भी मुश्किलों में डाल देते थे, लेकिन साथ ही साथ वो हमेशा ये कहते रहे कि मैं रहूंगा तो कांग्रेस के साथ ही। बिल्कुल, लेकिन कहीं उन्होंने ये बात तो संकेत दिया था कि जो उनको यथोचित सम्मान चाहिए, उस सम्मान में कुछ कमी है। तो ये उस कुछ कमी को कुछ तरीके से, राजनीतिक तरीके से दूर करने की कोशिश है। डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, कैबिनेट मिनिस्टर की ही रैंक है, लेकिन ये एक ऐसा पद है जिसका आप कह सकते हैं एक मानद उपाधि की तरह है कि आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए हम आपको डिप्टी सीएम का ये जो पद है इससे हम आपको नवाज रहे हैं। तो ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें टीएस सिंहदेव जी, जो लगातार शायद अपने को हाशिए पर महसूस कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं इससे उनको, उनके समर्थकों को सम्मान बचाने की कवायद में सफलता मिली है। और हो सकता है ये दोनों जोड़ी पिछले चुनाव की तरह बहुत डट के काम करे और पार्टी के लिए बेहतर हो। बिल्कुल, ये कहा गया कि जय वीरू की जोड़ी के रूप में ये सामने आते हैं तो ये को बहुत बड़ा कमाल दिखा सकते हैं शरद जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो सिर्फ 6 महीने पहले इस तरह का अवार्ड देना और डिप्टी सीएम का ये पद नया गढ़ना सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई नाराज ना हो, ये किस बात के संकेत देता है? वही समन्वय के अलावा इसमें बिटवीन द लाइंस और कुछ नहीं।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद जी इस जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ अमित चिमनानी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता, और अमित श्रीवास्तव जी है कांग्रेस के नेता। हम उनसे चर्चा करते हैं। अमित जी, एक नया डिप्टी सीएम का ये पद नया गढ़ा गया है सिर्फ इसके लिए कि टीएस सिंहदेव साहब को मनाया जाए। जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी अमित जी, अमित श्रीवास्तव जी। जी 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 जी, देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ। हमारे संगठन की और मीटिंग थी दिल्ली में, जी जी, और वहां पर सत्ता और संगठन को और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनानी थी। और उसके बाद ये जो डिक्लेरेशन आया है, हम सब बधाई देते हैं राजा साहब को। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि हाई कमान का जो निर्णय है वो सबको बहुत पसंद भी आएगा। और रही बात, आपके माध्यम से मैं एक ही चीज कहता हूँ कि अगर सिर्फ जय और वीरू की जोड़ी, जिसने पिछले चुनाव में जो 68 सीट हमें जिताई थी, जिन्होंने घोषणा पत्र भी बनाया था, और जिन्होंने हमेशा कहा है कि मैं भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, वो हमारे कैप्टन है, वो जो उसमें खेलने बोलेंगे मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे लगता है कि दोनों की दोस्ती भी अच्छी है, और जय वीरू की जोड़ी इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर तहलका मचाएगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और मुझे लगता है कि ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। और बार बार कहते हैं ना कि बीजेपी के लोग पिछले 2.5 साल से यही सोच के परेशान होते थे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो उनको भी आज मुझे लगता है कि सारे जवाब, उनके जो प्रश्न थे, जो जिज्ञासा उनके मन में थी, मुझे लगता है सारे जवाब आज उनको मिल गए। अमित जी, अमित चिमनानी जी, आपको सारे जवाब मिल गए होंगे जैसे कांग्रेस कह रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये आप बार बार टीएस सिंहदेव साहब का जिक्र करते थे, लेकिन अब उनको डिप्टी सीएम का पद दे दिया है। तो अब जब जय वीरू की जोड़ी लड़ेगी तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। प्रदेश की जनता अचंभित और आश्चर्यचकित है कि ये जय और वीरू की जोड़ी 4.5 साल से टूटी हुई थी। इसकी पुष्टि स्वयं कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, क्योंकि डेप्यूटी सीएम बनाना था, वो लायक थे, मेहनती थे, बड़े नेता थे, तो 4.5 साल से क्यों नहीं बनाया? अरे इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था पंचायत विभाग से, कोई इनको मनाने तक नहीं गया, और तुरंत इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और रविंद्र चौबे जी को इनके बदले मंत्री विभाग का मंत्री बना दिया गया। तो आज ये पुष्टि हो गई कि कांग्रेस की जो अंतर्कलह की बात भाजपा करती थी वो प्रमाणित हुई, और इतनी ज्यादा अंतर्कलह है कि चुनाव के 3 महीने पहले एक डेप्यूटी सीएम बनाना पड़ रहा है कांग्रेस को। इतनी फूट है। और एक विषय जरा समझना चाहता हूं आप लोगों से भी, अभी शरद जी को भी मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि ये कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा ही होता है, तो ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो किसे मंत्री बनाए। तो अधिकतर इस प्रकार की जो नियुक्तियां हैं वो मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय संगठन से नियुक्ति हो रही है, ये भी एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जो अभी हैं उनकी बनती नहीं है, तो अब ये दोनों कैसे मिलके काम करेंगे? और ये नियुक्ति जो हुई है उससे टीएस सिंहदेव का कद अगर बड़ा है तो घटा किसका है, इसका भी आकलन करके कांग्रेस बताए। जी चलिए अमित जी, आपसे चर्चा जारी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ अरुण साहब जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। अरुण जी, आप जो है लगातार बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगता रहा और टीएस सिंहदेव को लेकर कांग्रेस की तरफ निशाना भी साधते रहे हैं लगातार, ये कि इनकी बीच में जो है जोड़ी जम नहीं रही है, कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव के संकेत, लेकिन बदलाव तो दूसरा ही हो गया, डिप्टी सीएम का पद गढ़ दिया। अब ये दोनों मिलकर जो है चुनाव में गजब कहर ढाएंगे, आपको इस बात की चिंता रहेगी? अब बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। जी जी। और 4.5 साल के संघर्ष के बाद उन्हें जिन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, अब 3 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और देखिए, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि पहले टीएस सिंहदेव साहब ने पंचायत विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दिया था जी, और आज ये परिणति है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से नवाजा गया है। तो निश्चित रूप से इससे एक तो कांग्रेस पार्टी को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि आखिर उनका जो पंचायत विभाग से इस्तीफा का विषय क्या होगा, आगे कैसे होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस सरकार की विदाई तय कर ली है जी, और इससे निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी के बनने से
अब ये कांग्रेस पार्टी कितना भरोसा कर रही है भूपेश बघेल जी के ऊपर, ये भी स्पष्ट है। जी जी, चलिए, अब बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अरुण जी अब हमसे बात करने के लिए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात है और अरुण चिमनानी जी हमारे साथ जुड़े थे, अरुण श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। और तेज की तकरार किसकी सर लगातार जारी है।